अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास केमिस्ट्री का आज आपका चैप्टर नंबर 6 का नेक्स्ट टॉपिक है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी एक न्यू टर्म है आपके लिए। सॉल्युबिलिटी क्या होता है? देखो नेम से क्या इंडिकेट हो रहा है, सॉल्युबल। सॉल्युबल का क्या मतलब होता है? जो डिसॉल्व हो सके। तो सॉल्युबिलिटी इट इज़ एन एबिलिटी टू डिसॉल्व। ठीक है, अगर हम नेम से इसको डिकोड करना चाहें तो हमें क्या समझ में आ रहा है? इट इज़ द एबिलिटी टू डिसॉल्व, है ना, ऐसे ही समझ आ रहा है। तो इसकी एक्चुअल डेफिनेशन क्या है? हाउ मैनी सॉल्युबिलिटी इज द एस्टिमेट हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ सोल्यूट विल बी डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ अ सॉल्वेंट। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं 100 ग्राम, इसमें आपने याद रखना 100 ग्राम से ही हम उसकी रेशो निकाल रहे हैं। ठीक है, 100 ग्राम सॉल्वेंट से ही। सपोज करो मैंने 100 ग्राम वाटर ले लिया। हम सबसे सिंपल एग्जांपल देखते हैं वाटर के साथ। ठीक है, सपोज ये 100 ग्राम वाटर है। ठीक है, तो मैं देखूंगी कि शुगर की वाटर में सोल्युबिलिटी क्या है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। हमें नहीं पता क्या है। ठीक है, वाटर की शुगर की वाटर के अंदर क्या सोल्युबिलिटी है, यानी किस हद तक शुगर वाटर में डिसॉल्व होती है और फिर उसके बाद रुक जाती है। हमने देखा था ना कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनता है और उसके बाद सोल्यूट बैठ जाता है नीचे तय में, वो डिसॉल्व नहीं होता मज़ीद। तो वो कौन सा टाइम है जिसमें जाके एक सोल्यूट नीचे जमा होना शुरू हो जाएगा और अनडिसॉल्व फॉर्म में रह जाएगा, डिसॉल्व नहीं हो सकता मज़ीद। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी असल में उस सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए कितनी अमाउंट चाहिए उसका एस्टिमेट है। ठीक है, सॉल्युबिलिटी असल में क्या है? हाउ मेनी ग्राम्स आर रिक्वायर्ड, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ सोल्यूट आर डिसॉल्व्ड in 100 gram of solvent to make a saturated solution of it, यानी मैक्सिमम कितना डिसॉल्व हो सकता है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन में मैक्सिमम ही डिसॉल्व होता है ना। ठीक है, सपोज मैंने 100 ग्राम वाटर के ले लिए और मुझे बताना है कि शुगर की उसके अंदर सॉल्युबिलिटी क्या है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 1 ग्राम करके शुगर ऐड करती गई। ठीक, उसको डिसॉल्व करती रही। तो फिर कुछ यूँ हुआ कि आफ्टर 4 ग्राम्स जो मैंने नेक्स्ट 1 ग्राम ऐड किया वो एज ए रेजिड्यू यहाँ पे बैठ गया, वो डिसॉल्व नहीं हुआ। ठीक है, तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन प्रिपेयर किया मैंने इसका 100 ग्राम वाटर के अंदर। ठीक, तो आपको पता चल जाएगा जितने भी ग्राम आपने सोल्यूट के डाले हैं मैक्सिमम जितने डिसॉल्व हो जाएंगे ना नॉर्मल टेम्परेचर पे, वो ही उसकी सोल्युबिलिटी होगी, वो ही शुगर की सोल्युबिलिटी होगी इन वाटर, कि शुगर कितना कैपेबल है वाटर के अंदर डिसॉल्व होने के। ठीक है, तो अब ये एक फिक्स रेशो होती है हमेशा, एक सोल्यूट और सॉल्वेंट के लिए हमेशा ये फिक्स रेशो होती है। जब भी आप 100 पार्ट्स लोगे वाटर के लिए तो उसमें शुगर जस्ट 4 पार्ट्स ही डिसॉल्व हो सकेगी। ठीक है, तो 4 ग्राम पर 100 ग्राम इज द सोल्युबिलिटी ऑफ शुगर। ठीक है, मैं सॉल्ट के लिए कर लूँ, मैं सोल्यूट चेंज कर लेती हूँ। अब तब क्या होगा? सॉल्ट ज़्यादा डिसॉल्व होता है वाटर के अंदर एज कम्पेयर टू शुगर। सपोज सॉल्ट जो था वो 8 ग्राम डिसॉल्व हुआ इन सेम अमाउंट ऑफ वाटर। ठीक है, तो सॉल्ट की क्या सोल्युबिलिटी हुई इन वाटर? सॉल्ट की सोल्युबिलिटी हुई 8 ग्राम्स पर 100 ग्राम ऑफ वाटर। जब भी आप 100 पार्ट्स वाटर लोगे तो उसके अंदर 8 पार्ट्स सॉल्ट डिसॉल्व हो सकता है। ठीक है, इसी तरह अब हमने सोल्यूट वही रखा, हम सॉल्वेंट चेंज कर लेते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। वाटर को छोड़ दो, अल्कोहल ले लेते हैं हमने सॉल्वेंट चेंज कर दिया। ठीक है, तो अब ये 8 ग्राम जो वाटर में डिसॉल्व हो रहा था ना, वो तो ये वाटर के लिए इतना डिसॉल्व होने के काबिल था, वाटर इसे इतना डिसॉल्व करता था अपने अंदर। अल्कोहल में इसकी सॉल्युबिलिटी कुछ और होगी, सपोज 4 ग्राम्स। ठीक है, तो हर एक सॉल्यूट की, हर एक स्पेसिफिक सॉल्वेंट के लिए सॉल्युबिलिटी डिफरेंट होती है। ठीक है, सॉल्ट की वाटर में सॉल्युबिलिटी फिक्स होगी हमेशा। जब भी ये सॉल्ट लोगे, जब भी यही वाटर लोगे तो इनमें सॉल्युबिलिटी हमेशा फिक्स रहेगी। लेकिन आपने सॉल्यूट चेंज किया, उसकी सॉल्युबिलिटी अपनी हो गई। सॉल्वेंट चेंज किया तो उस सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी न्यू सॉल्वेंट में वो भी चेंज हो गई। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी असल में एक स्टैंडर्ड यूनिट, स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, आप कह लो यूनिवर्सल है। ठीक है, तो जब भी सॉल्ट वाटर में डिसॉल्व होगा तो वो इसी रेशो में डिसॉल्व होगा। ठीक,
हम कुछ फैक्टर्स पढ़ेंगे जिनके ऊपर सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है। जैसे हमने पहले पढ़ा था ना कि सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, यानी टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज करते थे तो वो जो अनडिजॉल्व फॉर्म में सॉलिड होता था वो थोड़ा सा और डिजॉल्व हो जाता था, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाता था। तो इसका मतलब था जो पहले डिजॉल्व नहीं हो रहा था वो टेम्परेचर की वजह से थोड़ा सा और डिजॉल्व हो गया, तो सॉल्युबिलिटी ही इंक्रीज हुई ना। जो 4 ग्राम्स डिजॉल्व हो रहे थे नॉर्मल टेम्परेचर में, 4.5 ग्राम्स डिजॉल्व हो गए हाई टेम्परेचर पे, सॉल्युबिलिटी चेंज हो गई। ठीक है, तो अब हम वो फैक्टर्स देखेंगे कि सॉल्युबिलिटी किन किन पे डिपेंड करती है। सबसे पहले तो है 3 मेजर फैक्टर्स हैं जिन पे सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है। सबसे पहले है प्रिंसिपल ऑफ सॉल्युबिलिटी, ये आपके लिए बिल्कुल न्यू है, ये आपने शायद पहले कभी भी नहीं सुना हुआ, लेकिन ये बहुत इजी है। उसके बाद हमने क्या देखा है, टेम्परेचर तो देखा है ना अभी हमने, टेम्परेचर इसको भी हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा एक चीज़ और है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का आपस में कितना इंटरेक्शन डेवलप हो रहा है। ठीक है, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं या नहीं करते। ठीक, तो नेचर सॉल्यूट और सॉल्वेंट का इंटरेक्शन। ठीक है, ये 3 टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि हाउ प्रिंसिपल सॉल्युबिलिटी क्या है, पहले हम ये देख लेते हैं, फिर देखते हैं उसका सॉल्युबिलिटी पे क्या इफेक्ट होता है। प्रिंसिपल ऑफ सॉल्युबिलिटी का मतलब है, इसकी स्टेटमेंट है लाइक डिसॉल्व्स लाइक। इस बात का क्या मतलब है, आप इसको याद रखने के लिए ना एक हिंट ले लो, जहाँ वर्ड लाइक आया है ना 2 टाइम्स है ना लाइक, जो यहाँ पुट करोगे यहाँ भी वही आना चाहिए। ठीक है, सपोज आप पुट करते हो पोलर, तो पोलर विल ऑलवेज डिसॉल्व्स इन पोलर, या अ पोलर सॉल्वेंट ऑलवेज डिसॉल्व पोलर सोल्यूट्स। ठीक है, यानी जिनकी नेचर सेम होगी बस वही एक दूसरे में डिसॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, पोलैरिटी की बेस पे यानी चार्ज की बेस पे जिनकी नेचर सेम होगी वही एक दूसरे में डिसॉल्व होंगे, अदरवाइज वो दोनों एक दूसरे में डिसॉल्व ही नहीं होंगे। जैसे वाटर में हनी डिसॉल्व हो जाता है ना, ठीक है, लेकिन ऑयल कभी वाटर में डिसॉल्व हुआ है? कभी भी नहीं। कितना टेम्परेचर हाई कर लो, कितना आप उसको स्टिर कर लो, नहीं होता वो डिसॉल्व, क्योंकि उसकी नेचर ही सेम नहीं है। ठीक है, वाटर पोलर नेचर का है, ऑयल उसकी ऑपोजिट नेचर का है, तो वो ऑपोजिट नेचर वाले कभी भी डिसॉल्व नहीं होंगे, आप कितना भी फोर्स कर लो उनको। ठीक है, तो सबसे पहले तो सबसे मेजर फैक्टर जो है ना, जो इफेक्ट करता है सॉल्युबिलिटी को, वो है प्रिंसिपल ऑफ सॉल्युबिलिटी। ये हाँ या ना वाला काम है, यानी ये अलाउ करेगा अगर कोई चीज़ प्रिंसिपल ऑफ सॉल्युबिलिटी को फॉलो कर रही है तो सोल्यूट और सॉल्वेंट एक जैसे हैं तो वो डिसॉल्व होंगे, अदरवाइज वो डिसॉल्व ही नहीं होंगे, काम ही खत्म उनका। ठीक है, तो लाइक डिसॉल्व्स लाइक, लाइक का क्या मतलब है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट ऑफ सेम नेचर विल डिसॉल्व इन ईच अदर, अदरवाइज वो दूसरे में डिसॉल्व नहीं होंगे। ठीक है, तो पोलर विल डिसॉल्व इन पोलर, पोलर सोल्यूट विल डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट। ठीक है, सबसे पहले तो ये हो गया। उसके बाद सेकेंडली इसमें एग्जांपल भी दे देते हैं हम। पोलर सोल्यूट कौन सा होता है, पोलर मीन्स जिसके अंदर चार्जेस की पॉसिबिलिटी हो, चार्ज सेपरेशन की पॉसिबिलिटी हो। ठीक है, तो ऐसा कौन सा हो सकता है, एल्कोहल। ठीक है, एल्कोहल में पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस हो सकते हैं। ठीक है, अगर हम एल्कोहल को वाटर में डिसॉल्व करें, ठीक है, तो ये दोनों सेम नेचर के हैं। वाटर हाईली पोलर सॉल्वेंट है, एल्कोहल भी पोलर कंपाउंड है। ठीक है, तो एल्कोहल को जब भी वाटर में डिसॉल्व करो वेरी इजीली डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट समझ आया, पोलर सोल्यूट विल ऑलवेज डिसॉल्व ओनली इन पोलर सॉल्वेंट्स। ठीक है, और एग्जाम्पल भी मेंशन कर दिया आपने। नेक्स्ट पॉइंट, नॉन पोलर सोल्यूट विल नेवर डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट। क्यों? बिकॉज इट इज अगेंस्ट द सोल्युबिलिटी प्रिंसिपल ऑफ सोल्युबिलिटी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल
हम यहाँ पे बहुत अच्छी एग्जांपल दे सकते हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट की, ग्रीस, ऑयल, पेट्रोल, ठीक है। ये चीज़ें वाटर में कभी डिजॉल्व नहीं होती ना, तो आप इनकी एग्जांपल कोट कर दो यहाँ पे। ऑयल ले लेते हैं, ऑयल नॉन पोलर नेचर का है, इट विल नेवर डिजॉल्व इन वाटर। रीजन क्या है? यही प्रिंसिपल ऑफ सॉल्युबिलिटी, ठीक है। थर्डली हम देखते हैं, थर्ड पॉइंट आपने भी इसी तरह पॉइंट्स बना के मेंशन करना है, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या होगा? अब नॉन पोलर अगर पोलर में डिसॉल्व नहीं हो रहे तो किस में डिसॉल्व होंगे? ऑब्वियसली नॉन पोलर में। नॉन पोलर सोल्यूट विल ओनली डिसॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, ठीक है। समझ आई ये चीज? नॉन पोलर सोल्यूट हमेशा किस में डिसॉल्व हो सकते हैं? जस्ट नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर, ठीक है। अब इसकी भी हम एग्जांपल कोट करते हैं साथ में। नॉन पोलर हमने क्या ले लिया? ऑयल, ऑयल, ग्रीस, पेट्रोल, ये चीज़ें, ठीक है। तो आप ले लो यहाँ पे ऑयल ही ले लेते हैं, चलें, ठीक है। तो ऑयल किस में डिसॉल्व होगा? कोई नॉन पोलर कंपाउंड बताएं। ऑयल ऑयल में डिसॉल्व होगा, ऑयल ग्रीस में डिसॉल्व होगा, ऐसा होगा ना। तो नॉन पोलर जो सॉल्वेंट्स हैं वो सिर्फ नॉन पोलर कंपोनेंट्स को ही डिसॉल्व करेंगे अपने अंदर। तो ऑयल इनटू ऑयल, या फिर ग्रीस इनटू ऑयल, या फिर बेंजीन इनटू ऑयल, या फिर हम कर लेते हैं CCl4। आपकी बुक में कार्बन टेट्राक्लोराइड की एग्जांपल दी हुई है, CCl4, बेंजीन, ये सब इंपॉर्टेंट नॉन पोलर सॉल्वेंट्स हैं, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया है प्रिंसिपल ऑफ सॉल्युबिलिटी। बहुत इजी टॉपिक है। आपने सबसे पहले मेंशन करना है प्रिंसिपल ऑफ सॉल्युबिलिटी स्टेट्स दैट लाइक डिसॉल्व्स लाइक। एक लाइन में, बस एक दो लाइन में थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देनी है कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल solute and solvent will dissolve in each other only if they are of same nature, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पोलर dissolves in polar, नॉन पोलर dissolves in नॉन पोलर, ठीक है। उसके बाद आप ये पॉइंट स्टार्ट कर दो। नंबर 1, या आप हेडिंग दे दो पोलर सोल्यूट्स, हेडिंग दे दो, ठीक है। फिर आप उसके अंदर लिखो, जस्ट 2 लाइन्स में लिखो, पोलर सोल्यूट्स विल ओनली डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट्स। फॉर एग्जाम्पल एल्कोहल डिसॉल्व्स रेडिली इन वाटर, सही। इसके साथ आप एक और चीज़ ऐड करोगे, कुछ होते हैं पोलर नेचर के कंपाउंड्स और कुछ होते हैं ट्रूली आयनिक नेचर के कंपाउंड। यानी पोलर नेचर में जस्ट चार्ज सेपरेशन होती है थोड़ी सी, लेकिन आयनिक में क्या होता है? प्रॉपर इंडिविजुअल चार्ज, इंडिविजुअल कैटाइंस है ना, एग्जिस्ट करते हैं। तो आप खुद प्रिडिक्ट करो वो किस में आने चाहिए। क्या उन्हें पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होना चाहिए जो चार्ज वाला है? क्या उन्हें नॉन पोलर में डिसॉल्व होना चाहिए जिसमें चार्ज नहीं है? जाहिर सी बात है जिसमें चार्ज है, क्योंकि उसमें भी चार्ज है, ठीक है। तो पोलर सोल्यूट्स एंड आयनिक कंपाउंड्स डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट्स ओनली, ठीक है। उसके बाद आप नेक्स्ट हेडिंग दो नॉन पोलर सोल्यूट्स, उसमें लिखो नॉन पोलर सोल्यूट विल नेवर डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट्स। फॉर एग्जांपल ऑयल कैन नेवर डिसॉल्व इन वाटर, ग्रीस कैन नेवर डिसॉल्व इन वाटर, ठीक है। फिर आप थर्ड हेडिंग दोगे नॉन पोलर सोल्यूट्स की, उसमें भी ऐसे ही मेंशन करोगे, ठीक है। नॉन पोलर सोल्यूट्स डिसॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, सही। तो जैसे यहाँ पे हमने डिवीजन की है ना, इसी तरह हम नेक्स्ट 2 टॉपिक्स में भी करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। इसको भी हम 3 पीसेस में डिवाइड कर लेते हैं, 3 स्टेप्स में डिवाइड कर लेते हैं, या फिर 3 पोर्शंस बना लेते हैं इसके, ठीक है। तो सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन क्या? इंटरेक्शन क्या होता है? एक दूसरे के साथ कैसे, एक दूसरे को कैसे अफेक्ट कर रहे हैं, क्या बिहेवियर एक दूसरे के साथ, इसी को कहते हैं ना इंटरेक्शन, ठीक है। आमना सामना वगैरह, ठीक है। तो सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन का क्या मतलब है? अब आप 2 सिस्टम कंसिडर करो, हम इमेजिन कर रहे हैं कि 2 सिस्टम्स हैं, दिस इज ओनली प्योर सॉल्वेंट, दिस इज ओनली प्योर सोल्यूट, ठीक है। मैं जिस रिप्रेजेंट कर रही हूँ इसको, तो क्या होगा? ये है, मैं इसको कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करती हूँ ताकि आपको डिफ्रेंशिएट कर सको आप इसको, ठीक है। ये क्या है? मैंने सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स बनाए हैं कैपिटल, ये प्योर सॉल्वेंट है। तो प्योर सॉल्वेंट में क्या है? लिक्विड फॉर्म में होते हैं ना सॉल्वेंट्स, कॉमनली लिक्विड फॉर्म में होते हैं। तो क्या होता है? सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स एक फॉर्म में जब होंगे
तो क्या होगा, सॉलिड मॉलिक्यूल्स की आपस में कुछ अट्रैक्शन होगी, कुछ इंटरेक्शन होगा इनका आपस में, कुछ अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगी इनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस की बात हो रही है, ठीक है। तो सोल्यूट पार्टिकल से कुछ अट्रैक्शन होगी, तो उसे हम कहेंगे सॉल्वेंट लिखा था मैंने यहाँ पे, हम सॉल्वेंट कह रहे हैं इसको, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, ठीक है। सही, ये बात समझ आई। सॉल्वेंट इंटरेक्शन का क्या मतलब है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। अब हम स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करते हैं सोल्यूट के पार्टिकल्स को, जब वो प्योर फॉर्म में है तो जाहिर सी बात है सोल्यूट के पार्टिकल्स में भी कुछ आपस में अट्रैक्शन होगी, ठीक है। तो व्हेन सोल्यूट पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर, तो हम कहेंगे दिस इज द सोल्यूट इंटरेक्शन, ठीक है। सही, तो ये दो काम प्योर सॉल्वेंट प्योर सोल्यूट में हो रहे होते हैं। तो अगर हमने इन दोनों को मिक्स करना है ना, तो सॉल्यूशन बनाना है, सॉल्यूशन तो होमोजेनियस मिक्सचर होता है, होमोजेनियस मतलब जितने इसके पार्टिकल्स हैं वो भी इवनली इनके बीच में आए, ठीक है। तो ये उनको स्पेस देंगे तो वो आएंगे ना, या वो आपस में ब्रेक होंगे तो इनके दरमियान आके डिसॉल्व होंगे, ऐसा होगा ना, ठीक है। तो सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन is very important in determining the solubility of any solute in particular solvent, कि उस सोल्यूट के पार्टिकल्स कितने इजीली एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, फिर सॉल्वेंट के पार्टिकल्स कितना इजीली एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, ठीक है। जब सेपरेट होंगे तो तभी एक दूसरे को एक्सेप्ट करेंगे, जब यहाँ से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन खत्म होगी तो तभी एक दूसरे के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप करेंगे ना, ठीक है। तो इसमें तीन चीज़ें होंगी टू अगर द डिसोल्यूशन जब होनी है, जब एक चीज़ को दूसरे में डिसॉल्व होना है, तो उसके लिए मस्ट है कि ये तीन स्टेप हो। क्या, सॉल्यूट टू सॉल्यूट इंटरेक्शन ब्रेक होना चाहिए सबसे पहले, ये टूटने चाहिए इनके आपस में, ठीक है। फिर क्या होना चाहिए, ऐसा ही सॉल्वेंट एंड सॉल्वेंट इंटरेक्शन को भी ब्रेक होना चाहिए, वो ब्रेक हो ये ब्रेक ना हो तो ये तो उसको स्पेस ही नहीं देगा, ठीक है। तो क्या होगा, ये अट्रैक्शंस भी ब्रेक होने चाहिए, ठीक है, यानी इतने वीक होने चाहिए कि ये इजीली ब्रेक हो सके उसकी वजह से, ठीक। ये दो काम तो हो गए, अब क्या रहता है, इन दोनों का आपस में अट्रैक्शन डेवलप करना, ठीक है। तो क्या होगा, डेवलपमेंट ऑफ सोल्यूट टू सॉल्वेंट इंटरेक्शन, ठीक है। जब तक इन तीनों में से कोई एक काम भी रह जाए ना, तीनों में से कोई एक स्टेप भी मिस हो गया, वो सब्सटेंस डिसॉल्व नहीं होगा, ठीक है। सोल्यूट अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है तो वो ब्रेक नहीं होंगी इजीली, तो वो चीज़ इसमें डिसॉल्व नहीं होगी। सॉल्वेंट इंटरेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है तो वो ब्रेक नहीं होगी, सॉल्वेंट उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है, तभी भी डिसोल्यूशन नहीं होगी, सॉल्यूशन नहीं बनेगा, ठीक है। ये दोनों काम हो जाते हैं एक दूसरे, ये ब्रेक हो गया, ये ब्रेक हो गया, वीक थे ब्रेक हो गए, ब्रेक तो हो गए, लेकिन अब होगा क्या कि सोल्यूट और सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इस नेचर के हैं कि आपस में अट्रैक्ट नहीं करते एक दूसरे को, बेशक ये इंटरेक्शंस ब्रेक हो जाएं, सोल्यूट सॉल्वेंट की आपस में इंटरेक्शन डेवलप नहीं हो रही है, अट्रैक्शन डेवलप नहीं हो रही, जब वो अट्रैक्शन डेवलप नहीं होगी तो होमोजेनियस मिक्सचर नहीं बनेगा, मिक्सचर नहीं बनेगा तो मीन्स ये वाला सब्सटेंस इसमें डिसॉल्व ही नहीं हुआ, ठीक है। तो ये तीनों स्टेप्स आर मस्ट फॉर सोल्युबिलिटी, ठीक है, ये सोल्युबिलिटी को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो आपकी बुक में NaCl और वाटर की एग्जांपल दी हुई है कि कैसे NaCl मैं यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ, NaCl एक सोल्यूट इंटरेक्शन की एग्जांपल, ठीक है। Na इज पॉजिटिव, Cl इज नेगेटिव, तो यहाँ पे सोल्यूट पार्टिकल दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं ना, और आपने इसको वाटर में डिसॉल्व कर दिया, तो क्या होगा,
और फिर वाटर में भी आपने देखा है कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसे आपने पढ़ी थी, ठीक है। तो वो क्या है, इस तरह वाटर मॉलिक्यूल्स भी तो ऐसे चेन की फॉर्म में है, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये अट्रैक्शन भी तोड़नी है, ये अट्रैक्शन भी तोड़नी है। तो आप जब इस एग्जांपल को एक्सप्लेन करोगे तो क्या बताओगे कि व्हेन NaCl इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, तो देयर आर टू टाइप ऑफ इंटरेक्शंस प्रेजेंट इन दीज टू सिस्टम्स। द सोल्यूट सोल्यूट इंटरेक्शन, इसका क्या मतलब है, NaCl इज अट्रैक्टेड बाय क्लोरीन, Na इज सोडियम पॉजिटिव आयन इज अट्रैक्टेड बाय क्लोरीन नेगेटिव, क्लोराइड नेगेटिव आयन, ठीक है। और दूसरी तरफ क्या होता है, वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, मतलब ऑक्सीजन नेगेटिव है, हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव है, कंप्लीट ये कैटायन आयन नहीं है, ठीक है। तो फिर क्या होगा, वाटर के मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव आयन एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो टू डिसॉल्व देम इन ईच अदर हमें क्या चाहिए, सबसे पहले क्या होना चाहिए, सोल्यूट सोल्यूट इंटरेक्शन को ब्रेक होना चाहिए। तो कैसे होगा, सबसे पहले तो ये सोल्यूट मॉलिक्यूल्स, सॉल्वेंट प्लेंटी में होता है ना, प्लेंटी अमाउंट में होता है ना, एक्सेस अमाउंट में होता है, तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स इस तरह एक एक मॉलिक्यूल को घेर लेंगे, ठीक है। ये आपस में भी इनकी बॉन्डिंग है। तो सपोज करो कि इस तरह से कुछ होता है कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, अभी इनकी इंटरेक्शन आपस में जो अट्रैक्शन है ये ब्रेक नहीं हुई अभी, इस टाइम क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे इसको, कि सोडियम पॉजिटिव था, Cl नेगेटिव था, तो यहाँ सॉल्वेंट के अंदर भी तो कुछ रिलेटिवली इसी तरह की चीज़ें हैं ना, कुछ चीज़ें नेगेटिव अपीयर हो रही है, कुछ पॉजिटिव पार्ट्स है ना, तो वो इनको क्यों नहीं अट्रैक्ट कर सकते हैं ना, ठीक है। तो क्या होगा, जो भी वाटर का नेगेटिव पार्ट है वो इसके पॉजिटिव पार्ट को अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा, और एज अ रिजल्ट ऑफ दिस अट्रैक्शन, ये जो न्यू अट्रैक्शन डेवलप हो रही है ना, इसकी अपनी अट्रैक्शन ये वाली ख़त्म हो जाएगी, इसका वाटर मॉलिक्यूल से इंटरेक्शन थोड़ा सा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। इसने न्यू अट्रैक्शन कहाँ पे डेवलप की है, सॉल्यूट पार्टिकल के साथ, ठीक है। इसी तरह सॉल्यूट में जो नेगेटिव पार्ट होगा वो अट्रैक्ट होगा इस पॉजिटिव पार्ट से, सही। तो जब ये सब इस तरह से अट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, असल में एक दूसरे को पुल कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे समझो आप कि इन्होंने इसको होल्ड कर लिया है, कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स ने क्लोरीन को होल्ड कर लिया है, कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स ने सोडियम को होल्ड कर लिया है, और अब ये इसको अपनी अपनी तरफ पुल कर रहे हैं। तो क्या करेंगे, सोल्यूट, ये सारा काम इकट्ठा होता है, अलग अलग नहीं होता कि पहले ये ब्रेक होगा फिर ये ब्रेक होगा और फिर ये डेवलप होगा, ठीक है। ये साइड बाय साइड सारा काम हो रहा होता है, ठीक। तो क्या हो रहा है, सॉल्वेंट और सोल्यूट की इंटरेक्शंस डेवलप हो रही हैं, इसकी वजह से सॉल्वेंट की इंटरेक्शंस ब्रेक हो रही हैं, वो ख़त्म हो रही हैं आपस में, ठीक है। और सोल्यूट की भी आपस में इंटरेक्शन ख़त्म हो रही है, ठीक है। तो जब डिसॉल्व हो जाएगा तो कैसा फील होगा, ईच सोडियम आयन इज सराउंडेड बाय द नेगेटिव एंड ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। और ईच Cl नेगेटिव इज सराउंडेड बाय द पॉजिटिव एंड्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, यानी सारे H जो होंगे वो इसकी तरफ, इसके सामने होंगे, ठीक है। और ऑक्सीजन इस तरह से मतलब बाहर की तरफ होगी, ठीक। तो ये वाली, जब ये वाली फेज आ जाएगी ना, ये वाली, यानी हर आयन सेपरेट हो गया है सोल्यूट का एक दूसरे से, तो हम कहेंगे वो चीज़ NaCl वाटर में कम्प्लीटली डिजॉल्व हो चुका है, ये है वो स्टेज जिसको हम डिसोल्यूशन कहते हैं, ठीक है। लास्ट है टेम्परेचर भी इसी तरह बहुत ईजी है। हम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स पढ़ते हैं ना केमिस्ट्री में, बिल्कुल वही वाली हमने सेंस यहाँ पे बनानी है। हाउ टेम्परेचर कैन इफेक्ट द सॉल्युबिलिटी ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। तो क्या होगा, 3 तरह के प्रोसेसेस होते हैं, कुछ प्रोसेसेस होंगे विच नीड हाई टेम्परेचर टू अकर, वो उन प्रोसेसेस को चाहिए क्या कि एज अ रॉ मटेरियल उन्हें हीट भी चाहिए, जैसे रॉ मटेरियल में फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस दोनों ही मस्ट रिक्वायर्ड हैं टू प्रोड्यूस वाटर, ठीक है।
तो इस तरह से ये दोनों इसके रॉ मटेरियल हैं। जब रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं होंगे तो प्रोसेस रन नहीं हो सकता ना, ठीक है। तो कुछ प्रोसेसेस ऐसे होते हैं, ये डिसोल्यूशन भी तो एक प्रोसेस है ना, हम एक को दूसरे में डिसॉल्व करें, ये भी एक प्रोसेस है ना। तो कुछ डिसोल्यूशन प्रोसेसेस इस तरह के हो सकते हैं जिनको हीट भी चाहिए टू प्रोसीड, ठीक है। तो हम यहाँ पे एग्जांपल देते हैं साथ में। ये मैं सॉल्वेंट रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ये मैं सॉल्यूट रिप्रेजेंट कर रही हूँ, और दिस इज द सॉल्यूशन, ठीक है। सही, तो हम तीन तरह के प्रोसेसेस देखते हैं, यानी सॉल्यूशन प्रिपरेशन या सॉल्यूशन बनने में तीन सिचुएशंस हो सकती हैं। कुछ सॉल्ट्स, कुछ सोल्यूट सॉल्वेंट्स इस तरह के होते हैं कि दे नीड आ स्टिमुलस ऑफ हीट, यानी उन्हें हीट भी चाहिए, यानी हाई टेम्परेचर भी चाहिए साथ में। वो मिलेगा तो वो सॉल्यूशन बनाएंगे, अदरवाइज वो उसके बगैर सॉल्यूशन बनाने की एनर्जी नहीं रखते, ठीक है। सॉल्यूशन नहीं बनेगा, वो डिजॉल्व भी नहीं होंगे, यानी वो हाई टेम्परेचर पे ही डिजॉल्व होंगे, ठीक है। तो ऐसे प्रोसेसेस विच एब्जॉर्ब हीट, जो हीट एब्जॉर्ब करते हैं या हीट इनपुट चाहिए होता है उनको, तो उसे हम कहते हैं, यहाँ लिखते हैं, एंडोथर्मिक प्रोसेसेस, ठीक है। तो अगर कोई सोल्यूट सॉल्वेंट का डिसॉल्व होना हीट रिक्वायर कर रहा है, उसे हीट भी चाहिए साथ में, तो फिर वो एंडोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक है। और फिर कुछ ऐसे हो सकते हैं जिनको हीट रिक्वायर्ड तो नहीं है, लेकिन जब सोल्यूट और सॉल्वेंट एक दूसरे में डिसॉल्व होते हैं, सॉल्यूशन बन जाता है, तो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस सॉल्यूशन, उस सॉल्यूशन के अंदर एनर्जी जनरेट हो रही होती है, ठीक है। वो एनर्जी हीट की फॉर्म में अपीयर होती है, ठीक है, यानी हीट एज अ प्रोडक्ट अपीयर होती है, इसमें से खुद एनर्जी जनरेट होगी, खुद हीट निकल रही होगी, वो वार्म अप हो जाएगा वो सारा सॉल्यूशन, ठीक है। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें हीट इज प्रोड्यूस्ड एज अ प्रोडक्ट, तो हम उसे कहेंगे एक्सोथर्मिक। एक्सो मीन्स आउटसाइड, हीट इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है। और थर्ड, इस तरह के प्रोसेसेस हो सकते हैं जिन्हें ना तो हीट की ज़रूरत है, ना वो हीट प्रोड्यूस करते हैं, उनका कोई ताल्लुक नहीं है हीट के इनपुट से, या हीट वो प्रोड्यूस भी नहीं करते, ठीक है। तो अब हम टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ेंगे इन तीनों सिस्टम्स पे अलग अलग। जिसको तो हीट रिक्वायर्ड है, उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, उसका सॉल्यूशन बनेगा ही नहीं हीट के बगैर, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ सच सब्सटेंसेस विच, जिनको डिसॉल्व करें तो एंडोथर्मिक रिएक्शन हो, मतलब दे नीड हीट टू बी डिसॉल्व, उन्हें हीट डिसॉल्व होने के लिए हीट चाहिए, तो वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। आप जितना टेम्परेचर इंक्रीज करते जाओगे वो उतना ज़्यादा डिसॉल्व होते जाएंगे, मतलब जितना रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हो उतना ये वाला प्रोसीजर चलता जा रहा है, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ सच सब्सटेंसेस विच नीड हीट टू बी डिसॉल्व्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली रिलेटेड टू टेम्परेचर। टेम्परेचर ज़्यादा किया सॉल्युबिलिटी ज़्यादा, टेम्परेचर कम किया सॉल्युबिलिटी कम, ठीक है। तो हम एक और देख लेते हैं नेक्स्ट। एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस में क्या होगा, जो हीट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो अगर इनको यहाँ पे इन्हें हीट रिक्वायर्ड नहीं है, ये हीट खुद प्रोड्यूस करते हैं, तो अगर आप ऐसा करोगे, यहाँ पे टेम्परेचर हाई दे दोगे ना यहाँ स्टार्ट में, ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है ना, आपने प्रोडक्ट पहले ही प्रोवाइड कर दिया है। हाई टेम्परेचर का क्या मतलब है, हीट, आपने प्रोडक्ट ही प्रोवाइड कर दिया पहले ही, तो ये रिएक्शन इस तरफ चलेगा ही नहीं प्रोडक्ट बनाने के लिए, ये दोनों प्रोडक्ट थे ना, तो ये प्रोसेस इस सिम्थ में चलेगा ही नहीं, ये उल्टे सिम्थ में जाएगा, ठीक है। इसकी सॉल्युबिलिटी और कम होती जाएगी, क्योंकि आपने पहले ही हीट प्रोवाइड कर दी, इसको ज़रूरत ही नहीं है हीट प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने की, ठीक है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन की सॉल्युबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये आप लिख लो अपनी बुक पे, ठीक है। तो अगर आप लो टेम्परेचर देते हो इनिशियली, तो ये वाला रिएक्शन हैप्पीली चलेगा, यानी जिद वाली बात है कि आपने क्यों हीट प्रोवाइड की, हीट तो मैंने प्रोड्यूस करनी थी, ठीक है। तो ये रिएक्शन फास्ट होगा, मतलब सॉल्युबिलिटी इज इंक्रीज्ड बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, और इसका ऑपोजिट होगा, ठीक है।
और वो वाले प्रोसेसेस आप खुद प्रेडिक्ट करो इनमें क्या होगा, जिनको ना हीट चाहिए ना वो हीट प्रोड्यूस करते हैं। तो बेशक हीट टेम्परेचर दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इनको, टेम्परेचर कम करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इनको, क्योंकि इनको चाहिए ही नहीं, इनका कुछ लेना देना ही नहीं है टेम्परेचर के साथ, ये टेम्परेचर पे डिपेंड ही नहीं करते। ठीक है, तो इस तरह टेम्परेचर वाले टॉपिक में भी आपने ये 3 डिवीजन्स करनी है।